नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है तीसरी कठपुतली सिंहासन बत्तीसी चंद्रकला पुतली की कथा कहानी है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। राजा भोज ने जब टीले की सफाई करवाई, खुदाई करवाई, तो उसमें से सिंहासन निकला। उस सिंहासन को साफ करवा के जब राजा भोज उस पर बैठने लगे, तीसरा दिन था तो तीसरी कठपुतली निकली। अब तक दो कठपुतलियों ने राजा भोज को राजा वीर विक्रमादित्य की कहानियाँ सुनाई और राजा वीर विक्रमादित्य की बहादुरी का बखान करते हुए बोली, अगर आप में ये गुण है तो इस पर बैठिए, वरना नहीं। तो आज तीसरा दिन और तीसरी कठपुतली फिर से निकलती है और राजा भोज से राजा विक्रमादित्य के गुणों का फिर से बखान करने के लिए उनको सिंहासन पर बैठने से मना करती है और उनकी कहानी सुनाती है राजा भोज की, जो इस प्रकार है। तीसरी कठपुतली चंद्रकला कहती है, हे राजा भोज, एक बार की बात है, एक समय भाग्य और पुरुषार्थ के बीच में इस बात को लेकर आपस में लड़ाई हो गई कि उन दोनों में से भाग्य बड़ा है या फिर पुरुषार्थ बड़ा है। भाग्य ने कहा कि हर किसी को जो भी मिलता है वह मेरे ही कारण मिलता है। यह सुनकर पुरुषार्थ कहने लगा कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल होना मुमकिन नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दोनों के बीच कई दिनों तक इस बात पर झगड़ा चलता रहा और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने इसकी समस्या के समाधान के लिए देवताओं के राजा इंद्र के पास जाने की सोची। दोनों भाग्य भी और पुरुषार्थ भी राजा इंद्र के पास चले गए और इस सवाल का जवाब राजा इंद्र से मांगने लगे। लेकिन मामला बहुत गंभीर था और इसकी वजह से देवराज इंद्र कुछ भी नहीं समझ पाए और उन्हें कुछ समझ ना आने से उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। और फिर देवराज इंद्र ने उन दोनों को राजा वीर विक्रमादित्य के पास जाने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि राजा ही वीर विक्रमादित्य इसका जवाब दे सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। आप दोनों में से पुरुषार्थ बड़ा है या फिर भाग्य? इतना सुनते ही भाग्य और पुरुषार्थ दोनों तुरंत आदमी के भेष में राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। राजा वीर विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचकर भाग्य और पुरुषार्थ ने अपनी इस बहस के बारे में बात बताई। उस समय राजा वीर विक्रमादित्य को कोई समय इसका उचित नहीं समझ आया। तब राजा ने दोनों से 6 महीने का समय मांगा। इस दौरान भाग्य और पुरुषार्थ के सवाल का उन्हें कोई जवाब समझ में नहीं आता था। तब राजा सही जवाब की तलाश में अपने राज्य के बीच, जनता के बीच सामान्य एक आदमी का भेष बनाकर घूमने लगते हैं।
राजा वीर विक्रमादित्य को ये काफी कोशिश करने के बाद भी अपने राज्य में इस बात का सही कोई जवाब नहीं मिलता। और फिर राजा दूसरा भेष बदलकर दूसरे राज्य में जाने का फैसला कर लेते हैं। और ऐसा करते करते राजा वीर विक्रमादित्य कई राज्यों में पहुंच गए, लेकिन उन्हें कोई भी सही जवाब नहीं मिला। इस दौरान राजा एक व्यापारी के पास जाकर व्यापारी से काम मांगते हैं और बोलते हैं कि वो ऐसा काम कर सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद व्यापारी बाहर काम के लिए राजा वीर विक्रमादित्य के साथ जहाज से जाता है और कुछ दूर जाते ही एकदम अचानक मौसम बदल जाता है और अचानक तेज तूफान आने लगता है और जहाज एक टापू के पास फंस जाता है। तूफान थमने के बाद जहाज को टापू से बाहर निकालने के लिए लोहे का एक कांटा उठाना होता है। व्यापारी ने राजा वीर विक्रमादित्य को उसे उठाने के लिए कहा। जैसे ही राजा वो कांटा उठाता है तो जहाज तेजी से आगे निकल जाता है और राजा वीर विक्रमादित्य टापू पर ही छूट जाते हैं। टापू पर रहने के बाद छूट जाने के बाद राजा कुछ देर आगे चलते हैं तो उन्हें दूर एक नगर दिखाई देता है और राजा वहां जाता है और नगर के गेट में लिखा हुआ था कि यहाँ के राजा की बेटी का विवाह महाराज वीर विक्रमादित्य के साथ होगा। यह पढ़कर राजा वीर विक्रमादित्य जो भेष बदले हुए थे चौंक जाते हैं और महल में अंदर चले जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात उसी राजकुमारी से होती है। कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो जाती है। महल में कुछ दिन बिताने के बाद राजा वीर विक्रमादित्य अपनी पत्नी व राज्य की राजकुमारी को लेकर अपने राज्य की ओर चले जाते हैं। रास्ते में राजा की भेंट एक साधु से होती है। वह साधु चमत्कारी माला व एक छड़ी उस राजा वीर विक्रमादित्य को देता है। साधु ने राजा वीर विक्रमादित्य को बताया कि इस माला को पहनने पर व्यक्ति दिखाई नहीं देता और अदृश्य हो जाता है और छड़ी से सोने से पहले जो भी मांगा जाए वो सब मिल जाता है। राजा उस साधु को उपहार के लिए धन्यवाद बोलते हैं और आगे चले जाते हैं। राजा वीर विक्रमादित्य महल पहुंचकर राजकुमारी को अंदर कमरे में भेज देते हैं और खुद एक बगीचे में चले जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात एक गायक से होती है और एक ब्राह्मण से होती है। दोनों ने राजा को बताया कि वो इस दिन का सालों से इंतजार कर रहे थे। राजा वीर विक्रमादित्य ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जो आप मेरी राह सालों से देख रहे थे। दोनों ने बताया कि वो बहुत गरीब है और सालों से इसी बगीचे में यही सोचकर मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन राजा उनके सब दुखों को दूर जरूर कर देंगे। इतना सब सुनते ही राजा ने सन्यासी से मिली माला उस गाय को दे देते हैं और वह छड़ी उस ब्राह्मण को दे देते हैं। उसके बाद राजा अपने दरबार वापस चले जाते हैं। 6 महीने बीत जाने के बाद भाग्य और पुरुषार्थ दोनों फिर से राजा वीर विक्रमादित्य की सभा में आते हैं। वीर विक्रमादित्य उन दोनों को बीते हुए उस 6 महीने की सभी घटनाएं और सभी बातें एक एक करके सुनाते हैं। इतना कहकर राजा दोनों को पुरुषार्थ को भी और भाग्य को समझाते हुए यह कहते हैं
कि छड़ी और माला का उन्हें मिलना एक भाग्य था और गायक व ब्राह्मण को यह पुरुषार्थ की वजह से मिला है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी। ये दोनों ही, भाग्य भी और पुरुषार्थ भी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें से ना ही भाग्य छोटा है और ना ही पुरुषार्थ बड़ा है। दोनों राजा का जवाब सुनकर संतुष्ट हो गए हैं। दोनों वहां से बराबर का हक लेकर चले जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर पुतली चंद्रकला राजा वीर विक्रमादित्य के सिंहासन से उड़ जाती है। राजा भोज से कहती है, हे राजा भोज, अगर तुम राजा वीर विक्रमादित्य जैसे हो तो इस सिंहासन पर बैठ जाओ, वरना इसके पास मत आओ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ना तो कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। हर चीज, हर कर्म का अपना अपना महत्व होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।